ओके, सो टेस्ट नंबर 4 जो आपने दिया उसमें एक सेक्शन हमारा जिसमें छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास यहाँ से प्रश्न आए थे। इस पर आज इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सारे जितने भी प्रश्न थे उसके उत्तरों पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो पहला जो भाग था प्रश्न पत्र का, उसमें हमने ये पूछा था छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में, और इसके पहले के सेक्शंस में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है वो हमने कवर किया था। ओके, सो कौन कौन से प्रश्न आए थे और क्या आपने लिखा है और किस आधार पे उसको और अच्छा लिखा जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, 2 अंकों का प्रश्न है आपका। मराठा काल में बरार पांडे के कार्यों को समझाइए। सीजीपीएससी जो है यहाँ से इस टॉपिक से यानी कि मराठा काल का जो प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहाँ से हर बार इस तरीके से पदों को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है। तो उसी को देखते हुए ये एक हमने जो है प्रश्न तैयार किया है। तो बरार पांडे के कार्यों को समझाइए, ये यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है ना। तो देखें, बरार पांडे के कार्यों को समझाइए। तो बरार पांडे आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक गांव का दौरा करके वहां की कृषि की स्थिति और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर क्षेत्र का लगान संबंधी, है ना, क्षेत्र का लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था और उसे कमाविंसदार को देता था। ओके, ये इसका कार्य है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना। क्या करता था, किसे रिपोर्ट करता था, बस ये आपको लिखना है। क्लियर, ये 2 मार्क्स आपके हो जाते हैं। फिर बात करते हैं भोपालपट्टनम संघर्ष के बारे में जानकारी दीजिए। भोपालपट्टनम संघर्ष ये आपका जो है 2 मार्क्स में आया हुआ है ना। तो कंप्लीट कंटेंट यहां पर लिखा है, इसी को ही पॉइंट्स को लेकर के आपको अपना उत्तर तैयार करना है। भोपालपट्टनम संघर्ष कोई युद्ध अथवा विद्रोह नहीं था, अपितु यह दक्षिण बस्तर के गोंड आदिवासियों द्वारा अप्रैल 1795 में कैप्टन ब्लंट के बस्तर में इंद्रावती पार कर भोपालपट्टनम जाने के प्रयास में उन्हें रोकने हेतु हमला था। ओके, ब्लंट को जमींदारी के राजा के यहां पहुंचना था, किंतु यहां के आदिवासियों ने ब्लंट से संघर्ष किया। ब्लंट ने कुछ बंजारों को दुभाषीय व मार्गदर्शक के रूप में पकड़ रखा था, किंतु गोंडों ने वार्तालाप के पश्चात भी उन्हें इंद्रावती पार कर बस्तर में प्रवेश करने नहीं दिया और ब्लंट को वापस आना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका भोपालपट्टनम संघर्ष में आपको कैप्टन जेटी ब्लंट के बारे में बताना है कि भाई वो क्यों आ रहा था, किससे मिलने जा रहा था, किसने उसको रोका, कहां पर रोका, इस तरीके से आपको उत्तर देना है। ओके, फिर आता है नंबर 3, प्रजा हितैषी पत्रिका के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ अंचल से प्रकाशित होने वाला यह सबसे पहला पत्र था, मैगजीन, जो कि एक राजकीय समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन राजनांदगांव रियासत में भगवान दीन सिरोठिया ने 1889-90 में किए जाने का उल्लेख मिलता है, परंतु छत्तीसगढ़ में किसी के पास इसकी कोई भी प्रति यानी कि कोई कॉपी नहीं है। ओके, तो कॉपी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इस वजह से रियासत के शासक बलराम दास जग के संरक्षण में प्रकाशित होने वाले इस समाचार पत्र में रियासत संबंधी लेख और समाचार ही मुख्य रूप से छापे जाते थे। ओके, नंबर 4, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में सावंत भारती का मामला क्या है। देखें, अपने विद्रोही प्रवृत्ति और अराजकता फैलाने के कारण सावंत भारती छत्तीसगढ़ में चर्चित था। मिस्टर एग्न्यू उसे शांति व व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया, मृत्युदंड की सजा। अनुनय विनय के पश्चात मृत्युदंड को आजीवन कारावास के रूप में बदला गया। ओके, तो सावंत भारती का मामला पूछा है ना, तो आपको इसमें कारण बताना है, दमनकर्ता के बारे में बताना है, परिणाम बताना है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, है ना, कि क्या प्रमुख चीजें इसमें रही, किसके द्वारा ये की गई, दमन किसके द्वारा किया गया, परिणाम क्या निकला, ऐसा आप बुलेट पॉइंट बना दो और लिख लो। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के इतिहास में घटित बंदी दिवस पर चर्चा कीजिए।
4 अगस्त 1932 रायपुर में बंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मदेव दुबे, ये सब नाम याद रखने, ब्रह्म दुबे की अध्यक्षता में आयोजित जनसभा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1932 में लगातार 9 माहों तक धारा 144 रायपुर शहर में लागू रही और आंदोलनकारी इसे तोड़ते रहे और गिरफ्तार होते रहे। ओके, तो ये घटित है बंदी दिवस। नंबर 6, छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी आंदोलनों में क्रांति कुमार भारती के योगदान को विस्तार से समझाइए। 4 अंकों का प्रश्न है ना। तो क्रांति कुमार भारती के बारे में हम बात कर रहे हैं। जन्म 4 मार्च 1894 कलकत्ता में एक राजस्थानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ओके, रायपुर के क्रांतिकारी संगठनों में क्रांति कुमार भारती का विशेष योगदान रहा। 1920 में इन्हें गुड़गांव के कलेक्टर मिस्टर स्ट्रोवाकस द्वारा 1 वर्ष के लिए नजरबंदी की सजा सुनाई गई थी। फिर फिरोजपुर डकैती कांड, उसमें सहयोग के आरोप में इन्हें सहारनपुर मजिस्ट्रेट द्वारा 4 वर्ष की सजा दी गई। बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराने के कारण 16 अगस्त को इन्हें गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई थी। साहित्य एवं पत्रिका के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। बिहार से मुक्त नामक पत्रिका, रायपुर से छत्तीसगढ़ केसरी एवं बिलासपुर से कर्म क्षेत्र नामक पत्रिका में संपादकीय का कार्य इन्होंने किया है। ओके, निधन 1976। तो ऐसे आप क्या करेंगे, बुलेट पॉइंट बना दीजिएगा, है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, एक एक लाइन लिख दो। 6 से 7 लाइन आपके होते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न में, वो 6 से 7 एक एक लाइन में सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ओके, तो जिनके पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है वो यहां से उनको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पूरी जानकारी यहां पर दी गई है, पूरा कंटेंट दिया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बरगढ़ जमींदारी का विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बरगढ़ जमींदारी 1833 से 45 के बीच में रायगढ़ रियासत की सीमा पर बरगढ़ खोला जमींदारी स्थित थी, है ना। अभी आपका रायगढ़ से उस तरफ जाते हैं आप तो नीचे के साइड में आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़ और फिर महासमुंद लगा हुआ है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बरगढ़ आता है, ठीक है, उड़ीसा में। तो यहाँ के जमींदार अजीत सिंह और उनके पुत्र बलराम सिंह ने सन 1833 में विद्रोह किया। इस संकटापन्न स्थिति में अंग्रेजों ने रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह को विद्रोह दमन करने का आदेश दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए इस विद्रोह को राजा देवनाथ सिंह ने सैन्य बल से दबा दिया। इसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें सन 1833 में बरगढ़ के पावर्ती की जमींदारी प्रदान की गई। विद्रोही अजीत सिंह को पकड़कर रांची जेल में डाल दिया गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। 1845 में अंग्रेजों ने बलराम सिंह से समझौता किया, विद्रोह शांत किया, माल खौरादा सहित 10 गांव प्रदान किया। ओके, तो ये विद्रोह के बारे में बात हो रही है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, विद्रोह को आप देखें, विद्रोह का नेतृत्व करता कौन, ओके, कारण क्या, प्रमुख जो है घटना क्या हुई, ठीक, परिणाम क्या, इस आधार पे आप पाठ के भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है परगना पद्धति पर लेख लिखिए। देखें, परगना पद्धति जो कि आपका मराठा काल में ही आता है ना, मराठा राजस्व निर्धारण के समय राजस्व निर्धारण एवं वसूली कार्य हेतु विट्ठलराव दिनकर ने इस पद्धति की शुरुआत की। परगना पद्धति 1790 से 1818 ईस्वी तक विद्यमान थी। मराठा प्रशासन के अंतर्गत राज्य परगनों में तथा परगना ग्रामों में विभाजित था। ओके, इस व्यवस्था के अनुसार राजस्व को 2 भागों में विभाजित किया गया, जो कि क्रमशः भूमि कर और अतिरिक्त कर आदि थे। परगना पद्धति के अंतर्गत पुराने दीवानों एवं दाऊओं को पद से हटाकर उनके स्थान पर परगनों में कमामीजदार, फड़नवीस, बड़कर, है ना, पोतदार आदि अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कलचुरियों के टाइम पे यही चलता था, दीवान, दाऊ, ये सब वगैरह, उनकी जगह पे ये सब आ गए। किंतु ग्राम के अधिकारी गौटिया का पद यथावत रहा। ओके, परगना का मुखिया कौन, कमामीजदार था, जो कि सूबेदार के प्रति उत्तरदायी था। ओके, इस प्रकार से यहां पर उत्तर लिखना है। फिर आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 जो है वो है
छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश कालीन तहसीलदारी व्यवस्था को समझाइए। तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स इलियट द्वारा 1854 में छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। ओके, ये हमने एक पॉइंट बना दिया, शुरुआत कब हुई, है ना। तो देखो, जैसे आप शुरुआत लिख रहे हो, यहां पे आपने लिख दिया तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत, तो फिर से यहां पे और लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, है ना। जब उसके व्याख्या कर रहे हो तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स सी इलियट द्वारा 1854 में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ, ऐसा। फिर प्रारंभिक तहसीलें, 1854 में 3 तहसीलें, रायपुर, रतनपुर, धमतरी। उसके बाद फिर आपका नवागढ़ और धमधा तहसील 1 फरवरी 1857 को, ठीक, ये बनाया गया। फिर आपका तहसील की संख्या कितनी हो गई, 5। फिर धमधा की जगह क्या कर दिए थे, दुर्ग कर दिए 1857 के जुलाई में। ओके, दुर्ग को नया तहसील बनाया गया। तो इस प्रकार से ये आपका जो है क्या हो गया, 5 हो गया। तहसीलदारों के अधिकार, इनको दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए गए जिससे कि प्रशासनिक कार्य में सहायता मिले, है ना। ये सारा फैक्ट आप याद कर चुके हो, बस इस तरीके से आपको लिखना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट हमने बना दिया है, टोटल ये 1 2 है ना, ये तुम्हारा 3 और ये 4, ठीक है, हाँ ये भी है 3 4 और ये 5, ये टोटल 5 पॉइंट्स में हमने इसका आंसर लिख दिया है। क्लियर। चल फिर देखें, नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं के योगदान को समझाइए। अगेन 4 नंबर का प्रश्न है, तो बुलेट पॉइंट में बना दीजिए कौन कौन से संस्थाएं हैं, उसका नाम लिख दीजिए। मालिनी रीडिंग क्लब, वाद विवाद समिति, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, छत्तीसगढ़ बाल सभा, कवि समाज राजिम, समित्र मंडल, सत्याग्रह आश्रम, ये आपने बता देना है, ठीक है, कि किसने किसने इन सभी का जो है गठन किया है, कहां पर किया है, इस प्रकार से इसका उत्तर दे दीजिए। यहां पर ये चीजें आप लिख लेंगे। ओके, फिर देखें नंबर 11। अब ये 8 अंक के प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं, ठीक, खंड 3 का प्रश्न है। देखें, मुरिया विद्रोह के कारणों पर, है ना, ये आपका विद्रोह आपको करेक्ट वाला मिला होगा, है ना। मुरिया विद्रोह के कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 1876 का मुरिया विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था। यह विद्रोह में 1853 से 76 ईस्वी तक विकसित दुर्घटनाओं का परिणाम था। कारण क्या क्या थे देख लेंगे। कारण हमने 6 पॉइंट्स में लिख दिया है, बांट दिया है। बस्तर में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए भू राजस्व विषयक प्रयोग, अंग्रेज सरकार का राजा भैरम देव के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप, ठीक है, वो जो रानी चोरिस का विद्रोह हुआ था, ये सब जो चीजें हुई थी, है ना। दीवान गोपीनाथ कपड़दार और नौकरशाही का आदिवासियों पर जुल्म और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेज मुंशियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बेगारी की प्रथा और मांझियों के अधिकारों में कमी आदि। ओके, अंग्रेजों ने आदिवासियों की वाणिज्यिक फसलों पर अधिकार कर अपना शोषण चक्र प्रारंभ किया। 1864 में अंग्रेजों ने पुनः भूमि विषयक नियम लागू किए। इन सब कारणों से आदिवासी जनता ब्रिटिश शासन से नाराज थी और 1867 में गोपीनाथ कपड़दार बस्तर का दीवान बना। उसके द्वारा जारी की गई ठेकेदारी व्यवस्था से मुरिया आदिवासी उनसे असंतुष्ट हो गए। ओके, इस वजह से ये आपका हुआ मुरिया विद्रोह। फिर आते हैं हम शक्ति रियासत में हुए किसान आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, कि शक्ति आंदोलन, किसान आंदोलन जो है आपका पूछा हुआ है शक्ति रियासत का। ये भी आपका 8 अंक का प्रश्न है। जाहिर सी बात है कि आपको भूमिका बनाते हुए मुख्य बिंदु सब लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो शक्ति रियासत किसान आंदोलन। शक्ति एक कृषि प्रधान रियासत था। तत्कालीन शासक लीलाधर कृषि नीति से गौटियों व किसानों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। ठीक है, राजा लीलाधर जो कि शक्ति रियासत का राजा था, उसकी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, है ना, उसको लेकर के असंतुष्टि थी लोगों में, जमींदारियों में, ठीक है, गौटियों और किसानों में। इस असंतोष का मूल कारण यह था कि कुछ गौटियों को बेदखल कर दिया गया था और बेदखल किए गए गौटियों और उनके किसानों में तीव्र असंतोष फैल गया था। पुराने गौटियों ने बेदखल किए गए खेतों की फसल काटना शुरू कर दिया और फसल काटने की रिपोर्ट थाने में की गई।
रियासती प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने फसल काटने वालों पर चोरी का आरोप लगाया और जेल में बंद कर दिया। जेल में किसानों पर अमानवीय अत्याचार हुए। इस सभा में बेदखल किए गए गांवों के किसानों ने भाग लिया। 29 नवंबर 1947 इस आम सभा में उपस्थित लोगों व प्रतिनिधियों ने रियासत की कृषि नीति की जमकर आलोचना की। जेल में बंद गौटियों और किसानों की रिहाई की मांग की। आंदोलन को समाप्त करने के लिए गौटियों और किसानों को रिहा किया गया, पर उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई और इस वजह से फिर कृषक आंदोलन कम नहीं हुआ और वह राज्य विलय के पश्चात भी चलता रहा। ओके, तो ये आपका संपूर्ण घटनाक्रम है ना, याद रखिएगा। तो इसमें मुख्य रूप से आप बता रहे हैं शक्ति आंदोलन में, इसका कारण आप पहले बता दीजिएगा, फिर घटनाक्रम बताइए, कारण, घटनाक्रम और फिर परिणाम। इस प्रकार से 3 हिस्से में इसको बांट देना, तो ये आपका आंसर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कोरिया रियासत में हुए आदिवासी विद्रोह के कारणों की विस्तृत समीक्षा कीजिए। कोरिया रियासत में कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 1932 का आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासी समाज के शोषण और असमानता के खिलाफ उठी एक सशक्त आवाज था। इसके प्रमुख कारणों की समीक्षा करते हुए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। ओके, हमने पॉइंट बना दिया है। बेगार प्रथा का विरोध, आर्थिक और सामाजिक शोषण, देन शांति और शिक्षा की आवश्यकता, गांधी जी के स्वराज का प्रभाव। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिस पर आपको आंसर लिखना होता है। क्लियर? तो एक बार ये पीडीएफ तो आपके पास है ही, इसको स्टडी कर लीजिएगा कि इसमें से क्या पॉइंट आपने लिखा था और क्या आपने ऐसे बुलेट पॉइंट बना करके लिखा। अगर नहीं लिखा है तो इसी तरीके से इसको फिर से फॉर्मुलेट करो और कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और क्या पॉइंट्स इसमें बन रहे हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट हमने दे दिया है और 4 पॉइंट को व्याख्या कर दी है, तो सफिशियंट है इतना। फिर है छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का इसमें विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा और यहाँ के कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें भाग लिया। इसको समझते हैं। पहला, लोक जागरूकता और राजनीतिक सक्रियता। ठीक है, देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा सत्याग्रह के प्रभाव का विश्लेषण करो। ओके, कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से प्रभावित हुआ, क्या चीजें हुई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की जागरूकता को बढ़ाया। फिर कुछ नाम दे दीजिए। पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे नेताओं ने स्वयं सत्याग्रह किया, जिससे लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नाराजगी और विरोध की भावना जागृत हुई। इसके परिणाम स्वरूप रायपुर में हड़ताल, अन्य प्रदर्शन हुए जो राजनीतिक सक्रियता का प्रतीक थे। सत्याग्रहियों द्वारा फैलाया गया संदेश और दिल्ली चलो आंदोलन ने लोगों को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। फिर सत्याग्रहियों का साहस और बलिदान। ठीक है, गिरफ्तारी दी थी कई सारे लोगों ने, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी, अन्य सत्याग्रही राजा राम साहू, रामेश्वर साहू और महंत लक्ष्मीदास आदि की भागीदारी ने इस आंदोलन को व्यापक रूप दिया। सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बलिदान दिया और अपनी स्वतंत्रता की आकांक्षा को प्रकट किया। इसने क्षेत्रीय स्तर पर नागरिकों को संघर्ष की भावना दी। ओके, फिर है संगठन और नेतृत्व की मजबूती। कांग्रेस भवन का उद्घाटन और राजनीतिक महत्व, क्षेत्रीय एकता और संघर्ष, विरोध की भावना और दमनात्मक कार्यवाही। ठीक है, इस प्रकार से आप बुलेट पॉइंट बना करके चीजों को पूरा लिखिए। एक और पॉइंट है लोकप्रियता और प्रेरणा। देखो 8 नंबर का है लेकिन कंप्लीट यहां पर कंटेंट दे दिया गया है। आपके ऊपर है, इसको छोटा मोटा करके आप थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके आप लिख लो। ओके, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन में दुर्ग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दुर्ग में क्या क्या हुआ वो पूरा आपको लिखना होगा। ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन में दुर्ग जिले की भूमिका, सबसे पहले नेताओं की गिरफ्तारी।
है ना। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही चालू हुआ तो भारत के पूरे प्रत्येक क्षेत्र से जहां कहीं भी 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, वर्धा प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन करना है, 9 अगस्त को चालू हुआ। जैसे ही चालू हुआ ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और समस्त जितने भी थे सभी को गिरफ्तार किया गया था, प्रमुख नेताओं को। तो छत्तीसगढ़ में भी गिरफ्तारियां हुई। तो 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश प्रशासन ने दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी को अवैध घोषित कर दिया, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो कौन कौन थे, तो मोहनलाल बाकलीवाल, रत्नाकर झा और अन्य लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन, नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को दुर्ग में हड़ताल की गई, जिसमें बाजार बंद रहे और सरकारी दफ्तरों में कामकाजी गतिविधियां ठप हुई। ठीक है। तो पहले नेताओं की गिरफ्तारी, फिर उनके विरोध में हड़ताल। ठीक है। फिर पाटन में गोलीकांड, पाटन में रामदेव आचार्य के नेतृत्व में 20,000 लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाने के प्रदर्शन किया, पुलिस ने गोली चलाई, 7 लोग मारे गए, अन्य गिरफ्तार हुए। फिर आगजनी की घटना, ये तो काफी अच्छे से जानते होंगे आप। रघुनंदन सिंगरौल ने 28 अगस्त और 5 सितंबर 1942 को दुर्ग में कचहरी और नगर पालिका भवन में आग लगाई, और इन कार्यों से ब्रिटिश प्रशासन को झटका लगा। फिर है सिंगरौल की गिरफ्तारी और यातनाएं। रघुनंदन सिंगरौल को गिरफ्तार किया गया, यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने अपराधी होने का नहीं बताया और बाद में रायपुर जेल भेज दिया गया। फिर है आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, दुर्ग जिले के नागरिकों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को और मजबूती मिली। ठीक है। और फिर अंत में आप लिख दीजिए क्या, निष्कर्ष, है ना, कि इस प्रकार दुर्ग जिले का योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसमें संघर्ष, गिरफ्तारी और प्रतिरोध की घटनाएं प्रमुख थी। क्लियर है। फिर इसके बाद फिर देखें आपका 15 अंकों के प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में विलीनीकरण में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ऐसे प्रश्न बिल्कुल आते रहे हैं, आपको ऐसे प्रश्न याद कर लेने हैं। ओके, है ना। किसी व्यक्तिगत जितने भी हमारे आपके छत्तीसगढ़ के फेमस पर्सनालिटी के नाम हैं, उनके योगदान, उनके अचीवमेंट के बारे में प्रश्न आता ही है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के बाद देश में अनेक रियासतों का विलय भारतीय संघ में हुआ। इन रियासतों के शासकों को भारतीय संविधान और संघ के साथ जुड़ने के लिए मनाना आवश्यक था। नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम प्रमुख है। छत्तीसगढ़ के रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए उन्होंने काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का गठन किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का गठन किया और भारतीय संघ में विलय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कूटनीतिक प्रयासों और जनसंपर्क ने छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलय को संभव बनाया। इस प्रकार से हमने सबसे पहले एक भूमिका बना दी, ये 4 लाइंस की आपको दिख रही है, और उसके बाद फिर ये आपका भारत संघ में विलय हेतु आप देख सकते हैं प्यारेलाल जी की भूमिका को हमने अलग अलग बांट दिया है। ठीक। नंबर 1, काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन। देन अल्प समय में मतभेद उत्पन्न होना, रियासतों के विलय के पक्ष में जनमत का निर्माण, सरदार पटेल से संवाद, ये इस प्रकार से आप इसमें बांट रहे हो घटनाओं के आधार पर कि क्या क्या हुआ। ओके। फिर है रियासतों के शासकों से मुलाकात, देन समझौते का अंत। फिर है विलय की प्रक्रिया में योगदान। ओके। तो ये कंप्लीट जो पूरी घटनाक्रम थी उसको आपने इस प्रकार से 7 अलग अलग पॉइंट में डिजाइन कर दिया है और इसके आधार पे आपने इसका उत्तर लिखा है। ओके। तो जो पीडीएफ आपके पास है मॉडल आंसर, आप वहां से पढ़ सकते हैं और अपने शब्दों में फिर उसको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव की विश्लेषण कीजिए, 15 नंबर में, है ना। तो ये आपका बंगाल विभाजन के से संबंधित एक प्रश्न यहां पर आया है। तो एक फिर से वही 2 लाइन का आपका भूमिका बना दिए, उसके बाद फिर घटनाक्रम को बुलेट पॉइंट बनाइए। पहला बंग भंग का विरोध, संघर्ष का प्रचार, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। ओके। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है।
ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा जिनके पास पीडीएफ नहीं है। ठीक है, जिनके पीडीएफ चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन किया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां से आपको फिर पीडीएफ वगैरह भी सब मिल जाएगा। ठीक है, सुमित्र मंडल की स्थापना, है ना, समित्र मंडल है ये, समित्र मंडल की स्थापना ये 1906 में सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था, तो उसको भी आप इसमें लिखेंगे। फिर आपका स्वदेशी आंदोलन आ जाता है 1907 में जो चालू हुआ था, तो कहां पर किसने क्या क्या किया वो स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताओ। सूरत कांग्रेस का प्रभाव बताइए, है ना, कि आपका जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो रहा, जिसमें रायपुर में हुआ छत्तीसगढ़ में, और वहां पर नरम दल और गरम दल दो हिस्से में बढ़ गए थे। फिर राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार है, खादी आंदोलन है, ओके, ये सब नाम इसमें आपके आते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है। पढ़ लेंगे एक बार, क्लियर। तो ये यहां पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न आए थे उसके उत्तर हमने किस प्रकार से लिखे उस पर हमने चर्चा किया। ठीक, नेक्स्ट सेशन जो भी रहेगा उसमें हम आगे आने वाले जो भी टेस्ट पेपर्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।